नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी कथा चैनल पर। क्या बताऊँ मम्मी, आजकल तो बासी कढ़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। ना अपने बालों की सफ़ेदी का लिहाज है, ना बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और नवीन की बराबरी कर रहे हैं। तब तक चाय पीने के लिए सोनम को पूछने प्रभा जी उसके कमरे की तरफ बढ़ी, पर उदास मन से रसोई में दाखिल हुई। उन्होंने सुन सब लिया था, पर नज़रअंदाज करते हुए खामोशी से चाय बनाकर ले गईं और सोनम को भी उसी के कमरे में दे दी। अशोक जी के लिए चाय ले जाते देख उनकी बहू सोनम के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर वह नज़रअंदाज कर सिर झुकाए निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। अशोक जी की इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से अपने पेड़ पौधों के साथ बैठना, क्योंकि सारी उम्र तो उनके बच्चों के लिए जीने में निकल गई थी। तो जीवन संध्या में दोनों लोग साथ समय भी गुजारते। वहाँ पड़ी मेज, चार कुर्सी उस भाग को और मोहक बना देती और दिन भर के बहुत से कार्य वहाँ आसानी से निपट जाते। पांडे विला 2 मंजिला कोठी नुमा घर अशोक और प्रभा के जीवन भर का सपना था। बड़ा खूबसूरत लगता देखने में। उस पर वातावरण भी बेहद सुरमय। 20-22 गज की कच्ची जगह भी थी उस घर में। बाहर जहाँ था प्रभा के सपनों का बगीचा, बेला के पौधे, हर सिंगार का घनेरा पेड़, अंगारों सा दहकता गुड़हल का पेड़ और छोटा सा टैंक जिसमें कमल के फूल खिले रहते। जाड़ों में तो रंग बिरंगे फूल, डहेलिया, गुलाब, पेंजी और तमाम किचन गार्डन की सब्जियां चार चांद लगा देती देखने वालों की आंखों में। और रसोई घर में भी ताजे धनिया, पुदीना, मेथी की बहार रहती। हर मौसम में घर खुशबू और सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर रहता। उस पर वहाँ पड़ा झूला जो भी वहाँ बैठ जाता तो उठने की इच्छा न होती उसकी। जाड़ों में वही तसले में आग जलती और भुने आलू शकरकंद के मज़े लिए जाते, तो बरसात में सुलगते कोयले पर सिकते भुट्टे स्वर्ग के आनंद की अनुभूति करवाते। अशोक जी ने वह जगह छुड़वाई तो प्रभा और अपने लिए कमरे के लिए, लेकिन संयोग ऐसा बना कि जिम्मेदारी ने उन्हें उस जगह का इस्तेमाल ही ना करने दिया। ऐसे में प्रभा ने अपने खाली समय और उस खाली जगह का इस्तेमाल इस बुद्धिमत्ता से किया कि वह कोना घर की जान बन गया। उनका पूरा खाली समय वहीं बीत जाता। अब उन्हें उस जगह कमरा ना बन पाने का मलाल भी ना था, पर प्रभा को अरमान था घर में झूला हो, तो अशोक जी ने उसे वहाँ ज़रूर लगवा दिया। पेड़ों से लगाव कुछ ऐसा हो गया कि फिर दोनों में से किसी की इच्छा उनके स्थान पर कमरा बनवाने की हुई ही नहीं। पर वह और अशोक कभी एक साथ उस जगह कम ही बैठ पाते। कभी प्रभा अनमनी होती तो अशोक बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। हर शिकायत दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर पर सब कुछ बलिदान हो गया। अब बेटा भी अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। अशोक जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर में टिके ही नहीं। गांव से आकर शहर में बसेरा बनाना आसान ना था। किसी तरह 400 गज जमीन कर ली। सहधर्मिणी प्रभा जी भी सहयोगी महिला थी, तो मंजिल और आसान हो गई। अब दोनों पति पत्नी आराम के पलों को संजो लेना चाहते थे। उनके घर में ज़रूरी सब सुविधाएं
भी थी, फिर भी बहू सोनम को ना जाने क्यों वह कोना सबसे ज़्यादा खटकता, क्योंकि कोई भी बंधन ना होने पर भी अशोक जी के घर में रहने से उसे घर का काम बढ़ा महसूस होता। दिन भर उसके साथ लगी रहने वाली प्रभा का अब थोड़ा समय अपने पति को देना उसे अखरने लगा था। अक्सर वह नवीन को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका न छोड़ती। उसने उस कोने से छुटकारा पाने के लिए नवीन को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद लें। नवीन, आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही तो जगह है घर में। नवीन थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। सोनम थोड़े तीखे स्वर में बोली, थोड़ा तमीज़ से बात करो। नवीन क्रोध से बोला, ज़रूर, पर उसने भी अशोक जी से बात करने का मन बना लिया। अगले दिन वह कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और सोनम एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है, फिर उसे रखेंगे भी कहाँ? अशोक जी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है, यहीं गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी सोनम से तो इनकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमज़ोर कर रहे हैं। प्रभा तो वहीं कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। अशोक जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? नवीन थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे 4 लोगों का लिहाज किए बगैर साथ बैठे रहते हैं। कोई बच्चे तो है नहीं आप दोनों, और अब घर में सोनम भी है, छोटे बच्चे भी हैं, पर आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है, और ये भी नहीं सोचते कि 4 लोग क्या सोचेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठी करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब। और वह दनदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर सोनम की बड़बड़ाहट भी जारी थी। अशोक जी भी एहसास कर रहे थे प्रभा के साथ अपनी ज्यादती का। जब कभी पत्नी ने अपने मन की कही तो उन्होंने उन्हें ही सामंजस्य बिठाने की सीख दी, पर आज की बात से तो उनके साथ प्रभा जी भी सन्न रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ था, उनकी ज़िंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी। बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में नवीन और सोनम ने उस शाम खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया, पर प्रभा से न खाना खाया गया और न उन्हें नींद आई। नींद तो अशोक को भी नहीं आ रही थी, और वो प्रभा की मनोस्थिति भी समझ रहे थे। किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े सिपाही जैसे, जिससे हर रिक्शा बस अपनी ही तवज्जो चाह रहा था। पर सोचते सोचते सुबह कुछ सोचकर उनके होठों पर मुस्कान तैर गई। अगले दिन जब सोकर वह उठे तो देखा प्रभा जी सो रही थी, पर बेचैनी चेहरे पर दिख रही थी। वह रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप प्रभा को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? प्रभा ने रुआसे लहजे में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, अशोक बोले। पर हद से ज़्यादा निराश प्रभा उस दिन पौधों में पानी देने भी ना निकली और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टू लेट का बोर्ड टांगा देख नवीन ने भौचक्के स्वर में अशोक से प्रश्न किया, पापा, माना कि घर बड़ा है,
पर ये टू लेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वह इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान नवीन बोला, पर कहाँ? तुम्हारे पोर्शन में, अशोक जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। नवीन का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिया है, 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। अशोक एक एक शब्द चबाते हुए बोले, हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठे बैठेंगे। सारी उम्र तुम्हारी माँ की सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना बाकी रह गया था। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। नवीन सिर झुकाकर बोला, नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया। जब हम तुम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम लोगों को हम लोगों से दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया। ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई ना जाने कितनी मनौतियों के साक्षी हैं, तो उसका कोना मैं किसी को छीनने का अधिकार नहीं दूंगा। पापा, आप तो सीरियस हो गए। नवीन के स्वर अब नर्म हो चले थे। ना बेटा, तुम्हारी माँ ने न जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग कर के मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है। इसीलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है, ना कि दांत। औलाद होने का हमसे लाभ उठाओ, पर जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छा लगता है, तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं? ज़िंदगी हमें भी तो एक ही बार मिली है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।